फ्रेंड्स, उपभोक्ता की बचत के उपयोग से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत का प्रयोग करते हुए सरकार यह निर्धारित करती है कि किस उद्योग को अनुदान देना चाहिए, किस उद्योग को अनुदान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से सरकार यह भी निर्धारित करती है कि करारोपण करते समय किस प्रकार के उद्योग पर कर लगाया जाना चाहिए अथवा किस प्रकार के उद्योग पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। दो देशों की आर्थिक स्थिति की अलग अलग समय की तुलना करने में भी उपभोक्ता की बचत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देश को विदेश व्यापार से फायदा है या नहीं है, इसका निर्धारण भी उपभोक्ता की बचत के माध्यम से किया जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कुछ और उपभोक्ता की बचत के उपयोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरा पानी विरोधाभास का। सामान्य रूप से अगर हम उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता के हिसाब से अगर कीमत का निर्धारण होता है, जैसा कि गणनावाचक विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया गया कि किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जो वस्तु ज्यादा उपयोगी होती है उसके लिए ज्यादा पैसा हम देते हैं, जो वस्तु कम उपयोगी होती है उसके लिए कम पैसा देते हैं। और उपयोगिता को गणन अंक प्रदान किए जा सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। जिस प्रकार से दूध को लीटर में नापा जाता है, कपड़े को मीटर में नापा जाता है, चीनी को किलो में नापा जाता है, वैसे ही उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। पर जब हीरा पानी विरोधाभास की बात आई तब उसका सही जवाब वहां उस समय कोई नहीं दे पाया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत के माध्यम से हीरा पानी विरोधाभास की बात हम क्लियर कर सकते हैं। प्रकृति में हम देखते हैं कि जो हीरा है वो कम मात्रा में अवेलेबल होता है, जबकि पानी काफी मात्रा में अवेलेबल होता है। और डिमांड की हम बात करें तो डिमांड भी हीरे की कम होती है और पानी की ज्यादा होती है, क्योंकि पानी हर व्यक्ति को चाहिए तो पानी की डिमांड ज्यादा होती है, हीरे की डिमांड कम होती है। क्योंकि हीरा नहीं होने से किसी की डेथ नहीं होती है, पर पानी नहीं होता है तो व्यक्ति का एक दिन भी काम नहीं चल पाएगा। तो हम यहां बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से ये मान लीजिए पानी का है डिमांड फॉर वाटर और यह है डिमांड फॉर डायमंड। ये हीरे की मांग है, ये पानी की मांग है। प्रकृति में हीरा कम मात्रा में अवेलेबल होता है। मान लीजिए प्रकृति में हीरा X1 मात्रा में अवेलेबल है और इसकी कीमत होती है प्राइस ऑफ डायमंड, और इस पर उपभोक्ता की बचत मिलती है AEPD। हीरा उपभोक्ता हीरे में जो मूल्य वह देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो देता है उसमें बहुत ही कम अंतर होता है, क्योंकि प्राय हीरा जो है उपभोक्ता प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु के रूप में खरीदता है, स्टेटस सिंबल के रूप में खरीदता है, तो वह उसका ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में उसका मूल्य भी ज्यादा ही होता है। तो उस स्थिति में हीरे में उपभोक्ता की बचत बहुत ही कम होती है, या AEPD के बराबर उपभोक्ता की बचत होती है। तो यहां हम कहेंगे कि इसका जो विनिमय मूल्य है वो तो ज्यादा है, पर अगर हम उपभोग मूल्य की बात करें, उपयोगिता की बात करें, तो हीरे की उपयोगिता बहुत ही कम है। हीरे की तुलना में हम पानी की बात करते हैं तो पानी का उपभोग मूल्य ज्यादा है, विनिमय मूल्य कम है। अब यह देखिए हीरे में क्या है, हीरा कम मात्रा में होता है तो उसकी एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, और सीमांत उपयोगिता अधिक होती है इस कारण से हीरे का मूल्य अधिक होता है। पानी अधिक मात्रा में प्रकृति में अवेलेबल है तो उसकी एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कम होती है। एक गिलास पानी गिर भी जाता है तो हम बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं, क्योंकि पानी बहुत सारा अवेलेबल है। अगर हीरे का एक छोटा सा कण खो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा तनाव ले लेंगे, क्योंकि हीरा कम मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी रेट ज्यादा है। पानी अधिक मात्रा में अवेलेबल है तो पानी की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कम है, इस कारण से पानी का मूल्य कम है। हालांकि पानी का विनिमय मूल्य कम है, उपभोग मूल्य ज्यादा है। बिना पानी के हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, तो हम कह सकते हैं कि पानी का उपभोग मूल्य ज्यादा है। तो अब देखिए, मान लीजिए पानी की जो सप्लाई है, यहां देखिए ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है और ये क्वांटिटी ऑफ डायमंड है। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है तो प्राइस ऑफ वाटर कम है, और इस पर अगर हम देखें तो A1, इस पर जो कंज्यूमर सरप्लस है A1 और हम इसको मान लीजिए F1 बोले, तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस, आप देखिए पानी अधिक मात्रा में अवेलेबल है तो पानी की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कम है, इस कारण से पानी का मूल्य देखिए PW होता है। जबकि हीरा कम मात्रा में अवेलेबल है तो एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्यादा होती है, तो उस स्थिति में जो हीरे का मूल्य अधिक होता है। और बात सीमांत उपयोगिता की बात करें तो हीरे पर जो सीमांत उपयोगिता है इस पर उपभोक्ता की बचत होती है AEPD, और पानी में सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है A1, E1
F1PW, ये कंज्यूमर सरप्लस हीरे में उपभोक्ता की बचत कम होती है और पानी में उपभोक्ता की बचत अधिक होती है। तो उपभोक्ता की बचत के माध्यम से हम हीरा पानी विरोधाभास की भी बात कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हीरा बाजार में हम कह सकते हैं प्रकृति में हीरा कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस कारण हीरे की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। इस कारण से हीरे का मूल्य अधिक होता है। पानी प्रकृति में अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है, तो पानी की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए पानी का मूल्य कम होता है और पानी पर हमें बहुत सारी उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है, क्योंकि पानी का जो मूल्य हम दे देते, पानी नहीं मिलता है, हम एक गिलास पानी, एक व्यक्ति प्यासा है तो एक गिलास पानी के लिए वह 1,00,000 रुपए भी दे देगा अगर उसको लग रहा है कि मैं बिना पानी मर जाऊंगा। तो उस कारण से जो पानी है उस पानी पर सीमांत उपयोगिता कंज्यूमर सरप्लस बहुत अधिक मात्रा में होता है। जबकि हीरा अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं भी है तो उसके बहुत ज्यादा उसको जीवन की हानि होने का कोई खतरा नहीं है। तो पानी की जो पानी पर जो है कंज्यूमर सरप्लस वो क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत के माध्यम से हम हीरा पानी विरोधाभास की भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्रत्यक्ष कर बनाम परोक्ष कर को भी हम उपभोक्ता की बचत के माध्यम से समझ सकते हैं। दो प्रकार के कर होते हैं। एक कर होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगता है उसी को ही चुकाना पड़ता है, जबकि परोक्ष कर वह कर होता है जो लगता किसी और पर, चुकाता कोई और है। प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर है, मेरी आय पर कर लगा तो मुझे ही चुकाना होगा। पर बिक्री कर है, लगता दुकानदार पर है पर चुकाते ग्राहक है। उत्पादन कर लगता उत्पादक पर है पर वो उसको मूल्य में जोड़ लेता है तो ग्राहकों के द्वारा चुकाया जाता है। तो तटस्थ यहाँ उपभोक्ता की बचत के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर लगाना अच्छा है या परोक्ष कर लगाना अच्छा है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से दोनों कर में से कौन सा कर लगाया जाना अच्छा रहेगा, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए शुरू में ये डिमांड कर में क्लियर, और ये पूर्ति वक्र है। वस्तु का उत्पादन है Q, कीमत ली जा रही P और APE उपभोक्ता की बचत होती है। प्रारंभ में ये मान रहे हैं कि ये AD डिमांड कर्व है, PS सप्लाई कर्व है और मांग वक्र और पूर्ति वक्र E बिंदु पर काटते हैं। तो इस बिंदु पर उपभोक्ता की बचत है APE। अब मान लीजिए सरकार PP1 कर लगाती है, वस्तु पर कर लगाती है, वस्तु पर कर लगाती है, तो इसका जो पूर्ति वक्र है, पूर्ति वक्र P' हो जाता है और नया संतुलन बिंदु E1 पर हो जाता है और उत्पादन घटकर Q0 हो जाता है। अब कर लगाने से सरकार को PP1 कर लगाया गया, PP1 कर लगाया गया तो सरकार को कुल OQ0 का उत्पादन हुआ। तो कर से सरकार को आए, प्रत्यक्ष कर से, परोक्ष कर से अगर सरकार ने एक इकाई पर कर लगाया है, PP1 कर लगाया है, देखिए यदि सरकार प्रति इकाई PP1 कर लगाती है तो देखिए, तो सरकार प्रति इकाई कर लगाती है तो कर लगा PP1 तो उत्पादन हुआ, पहले OQ था अब OQ0 हो गया, तो सरकार को आय प्राप्त हुई PP1 E1 और सपोज करो ये बिंदु है T। कंज्यूमर सरप्लस में हानि, कर लगाने से जो कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ, अब ये रह गया AP1 E1, पहले था APE, तो कंज्यूमर सरप्लस इतना घटा, कंज्यूमर सरप्लस घटा PP1 E1E, तो PP1 E1E ज्यादा है PP1 E1T। अब देखिए इसका मतलब जो कर सरकार ने लगाया, सरकार को कर से ये आय प्राप्त हुई और जबकि कंज्यूमर सरप्लस ही घटा। अगर इसकी बजाय सरकार हमसे केवल यही कर ले ले, इतना कर प्रत्यक्ष कर ले ले, इतना सरकार, ये देखिए अप्रत्यक्ष कर लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर PP1 में कंज्यूमर सरप्लस में कमी हुई आपकी PP1 E1E। यदि PP1 E1T सीधा कर ले, आय में से कर ले, तो कंज्यूमर सरप्लस जो होगा E1ET बच जाएगा।
यानी क्या होगा, यदि सरकार प्रति इकाई कर लेती है तो सरकार को तो आय इतनी प्राप्त हो रही है, P1 E1 T, पर कंज्यूमर सरप्लस को जितनी सरकार को आय प्राप्त हो रही है उससे ज्यादा घाटा हो रहा है। कंज्यूमर सरप्लस घट रहा है P1 E1 E। अब इसके बजाय सरकार हमारे से सीधा ये आयकर के रूप में P1 E1 T राशि ले ली जाए तो जो ये नेट डेड वेट लॉस है ये बच जाएगा। इतना कंज्यूमर को क्या होगा, फायदा होगा। अतः सरकार को क्या करना चाहिए, बजाय परोक्ष करके प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए, यानी जो सरकार कर वसूल करना चाहती है वो डायरेक्ट उपभोक्ता की आय से काट ले तो वह ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा देखिए उपभोक्ता की बचत के और भी उपयोग थे। हमने उसमें देखा कि अनुदान देते समय सरकार को कौन से उद्योग पर अनुदान देना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बहुत क्लियर उस पर डिस्कशन किया है। या कर देते समय, करारोपण करते समय किस प्रकार के उद्योग पर कर लगाना चाहिए, इस पर भी हमने बहुत विस्तार से पहले डिस्कशन किया, इसलिए मैं यहाँ नहीं करूंगा। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि उपभोक्ता की बचत के क्या उपयोग है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।